सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। इजराइल की बमबारी से गाजा में भारी तबाही, अमेरिका और कनाडा के बीच फलस्तीन को लेकर तनाव, पाकिस्तान ने लॉन्च किया नया सैटेलाइट, अमेरिकी सीनेट में इजराइल को हथियार बेचने पर बहस, अमेरिका ने ईरान पर लगाए अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध, हिजबुल्लाह का इजराइल को सीधा जवाब, रूस और सीरिया के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात, 12 देश फलस्तीन को देंगे मान्यता, अमेरिका का F-35 फाइटर प्लेन फिर क्रैश। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज और मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की उस योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने की बात कही गई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कनाडा ऐसा करता है तो अमेरिका के लिए उसके साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा, ओ कनाडा, याद दिला दें कि इससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन भी फलस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं और अब कनाडा तीसरा 7 देश बन गया है जिसने ये इरादा जाहिर किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि यह फैसला फलस्तीन में चुनाव और लोकतांत्रिक सुधारों पर निर्भर होगा। अब अगली खबर है पाकिस्तान की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी एक बड़ी कामयाबी की। पाकिस्तान ने चीन के शिचांग स्पेस सेंटर से एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट से जमीन की हाई क्वालिटी तस्वीरें मिलेंगी जो शहरी योजनाओं, सड़क निर्माण, खेती और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में मदद करेगी। इसे पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को ने चीन की कंपनियों सीटसी और माइक्रोसेट के साथ मिलकर तैयार किया है। इसी बीच अमेरिका में इजराइल को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें गाजा युद्ध के चलते इजराइल को हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन इससे यह जरूर साफ हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर अब इजराइल की नीतियों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी की जमीनी हकीकत की, जहां हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में बमबारी लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से अब तक कम से कम 27 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई ऐसे लोग भी थे जो जिकिम क्रॉसिंग के पास राहत सामग्री हासिल करने पहुंचे थे। एक ही हमले में 51 लोगों की जान गई और 648 लोग घायल हुए। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में अपने अभियान को पूरा कर लिया है और अब आगे के मिशन की तैयारी की जा रही है। सेना का कहना है कि शुजाइया और जैतून इलाकों में जमीन के ऊपर और नीचे कार्रवाई की गई। इसी बीच दक्षिणी गाजा में तैनात एक अमेरिकी नर्स ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से अपील की है कि वह गाजा आएं और खुद देखें कि इजरायली नाकेबंदी का आम लोगों पर कैसा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अब बात करते हैं ईरान पर अमेरिका की सबसे बड़ी कार्रवाई की। अमेरिकी वित्त विभाग ने 100 से ज्यादा ईरान से जुड़े लोगों, कंपनियों और समुद्री जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह 2018 के बाद की सबसे बड़ी ईरान विरोधी कार्रवाई मानी जा रही है। इनमें 50 से अधिक जहाज शामिल हैं जो एक विशाल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इस नेटवर्क को मोहम्मद हुसैन शमखानी चलाते हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार के बेटे हैं। अब रुख करते हैं लेबनान की ओर, जहां से हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने बुधवार को कहा कि जो लोग संगठन को हथियार छोड़ने की सलाह दे रहे हैं वो दरअसल इजराइल के आगे झुकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम अपने हथियार इजराइल को नहीं सौंपेंगे, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ये बयान वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या की पहली बरसी पर आया है, जिनकी मौत एक इजरायली हमले में हुई थी। अब एक ब्रेकिंग खबर रूस से, जहां मॉस्को में एक अहम कूटनीतिक बैठक हो रही है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और उनके सीरियाई समकक्ष असद अल शिबानी इस वक्त मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं। बैठक में सीरियाई मंत्री ने कहा, सीरिया और रूस के बीच सच्चे और गहरे सहयोग की शुरुआत में दमिश्क पूरी तरह दिलचस्पी रखता है। यह बैठक क्षेत्रीय संतुलन और रूस की मध्य पूर्व नीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ी राजनीतिक घोषणा की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सितंबर बैठक में 12 देश फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, अंडोरा, सैन मरीनो, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। इस ऐलान को फलस्तीन के समर्थन में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। और अब चलते हैं अमेरिका की एक ब्रेकिंग और चौंकाने वाली खबर की ओर।
कैलिफोर्निया के लेमूर एयरबेस के पास अमेरिका का एक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट क्रैश हो गया है। पायलट ने समय रहते पैराशूट से छलांग लगाई और सुरक्षित बच गया। ये साल 2025 में F-35 विमान की दूसरी दुर्घटना है। दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान माने जाने वाले F-35 को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या यह फाइटर असल में भरोसेमंद है? जांच जारी है और जवाबों से ज्यादा अब सवाल सामने हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध का ताजा अपडेट, जहां रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने फिर से तबाही मचाई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि इन हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले कीव के कई हिस्सों में हुए, जिनमें एक अपार्टमेंट ब्लॉक पूरी तरह तबाह हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि इस हमले में एक 6 साल के बच्चे और उसकी मां की भी मौत हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर में 309 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें बच निकलीं और नुकसान कर गईं। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 8 अगस्त तक युद्ध विराम पर राजी नहीं होने की सूरत में नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। पर रूस ने न तो चेतावनी की परवाह की और न ही अपने हमले रोके। अब देखना यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच एक और खबर रूस से जुड़ी हुई अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से आ रही है, जहां रूस ने एक नई साझेदारी की शुरुआत की है। रूस दिसंबर तक बुर्किना फासो को एक मोबाइल माइक्रोबायोलॉजी लैब देगा, जो रोज 800 तक टेस्ट करने में सक्षम होगी। इस लैब के जरिए बुर्किना फासो में बीमारियों की जांच तेजी से हो सकेगी और लोगों को जल्दी इलाज मिल पाएगा। साथ ही वहां की स्थानीय मेडिकल टीमों को भी रूस की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये समझौता दोनों देशों के राष्ट्रपतियों इब्राहिम ट्राओरे और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद तय हुआ। इससे साफ है कि रूस अब अफ्रीका में अपने रिश्ते और प्रभाव मजबूत कर रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्रों में। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ट्राओरे ने पश्चिमी देशों पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, पश्चिमी देशों में इंसानी नैतिकता की कमी है। आज वो किसी को आतंकवादी कहते हैं और कल उसी को हीरो बना देते हैं। हमें मानसिक गुलामी यानी मेंटल कॉलोनियलिज्म से आजाद होना होगा। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि पश्चिम किस तरह से अपने फायदे के लिए लोगों और नेताओं की छवि बदल देता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे नेल्सन मंडेला को पहले आतंकवादी बताया गया, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने उन्हें एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मान दिया। ट्राओरे का ये बयान उन देशों के लिए एक चेतावनी की तरह है जो आज भी मानसिक रूप से पश्चिम की सोच और नीतियों के अधीन है। तो यही थी आज की अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट दें। इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल शाम एक और नई रिपोर्ट के साथ। अलविदा, खैरियत के साथ।